ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो हम लोग राष्ट्रवाद के टॉपिक से चल रहे जो तीसरा पार्ट है, और हमने पिछले क्लास में, आपको याद होगा, 1920-29 का जो स्टेज है उसमें हम लोग राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद दोनों की प्रगति को समानांतर देख रहे। आज वो टॉपिक आपका समाप्त होगा। आपको आज मिस्टर अंकुर, इन लोगों को एक टॉपिक जा चुका है। अब आप लोग फिर एक स्टेप आगे बढ़ गए। 1930 से 1939 तक का टॉपिक आपके पास पहुंच गया। उसमें राष्ट्रवाद की प्रगति भी आपको देखनी है और संप्रदायवाद की प्रगति भी देखनी है, और इन दोनों की प्रगति को देखने के बाद आप 39 पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत की आज़ादी में कितने वर्ष होंगे आप काउंट कर लें तो आपको पता चलेगा मात्र आप 8 वर्ष पीछे रहेंगे। फिर स्वतंत्रता और विभाजन, उसके बाद 39 से 45 आपका एक सेगमेंट में भेजूंगा, और लास्ट 45 से 47, 45 to 47, और स्वतंत्रता और विभाजन। उसके बाद भी आपका एक खंड होगा, हालांकि वह नेशनलिज्म के खंड की तुलना में काफ़ी छोटा होगा। वो होगा स्वतंत्रता के उपरांत भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, वह खंड भी आप देखोगे। लेकिन चलिए, पहले मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाता हूं, और आप लोग तो इसमें इतने अब वेल क्वालिफाइड हो चुके हो, इतने बड़े एक्सपर्ट हो चुके हो कि आप चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन को हल कर देते हो। चलो आज मैं देखता हूं। पहला क्वेश्चन आपका है कि स्वराज्य दल का मुख्य उद्देश्य था ए असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, बी पूर्ण स्वराज्य, सी स्वशासन होम रूल, और डी हिंसात्मक साधनों से अंग्रेजी शासन का विनाश। माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट, बी क्विक एंड ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चन। ए ही आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर। और सहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। वेरी गुड। Whosoever have selected A is comment is praiseworthy. A is the correct answer. Question number 2, असहयोग तथा खिलाफत से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। एक, खिलाफत का प्रस्ताव। दूसरा, गांधी के द्वारा 1 वर्ष में स्वराज्य का प्रस्ताव। तीसरा, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। और 4, गांधी की गिरफ्तारी। अब ये असहयोग से जुड़ा हुआ 4 मामले, इस क्वेश्चन को अगर तुमने कर दिया, माय स्टूडेंट, दैट इज अ मैटर ऑफ रिजॉइस फॉर मी। मैं बहुत ही खुश होऊंगा। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए और सही आंसर देने का प्रयास करिए। बी फास्ट। सी का मतलब हुआ, पहले खिलाफत का प्रस्ताव 1920, यानी जून 1920। गांधी के द्वारा 1 वर्ष में स्वराज्य का प्रस्ताव 1921। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920, और गांधी की गिरफ्तारी 1922। इस हिसाबन बनता है 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4। सी, रियली करेक्ट। You have done extremely well, my friends. A matter of rejoice for me. Extremely well you people have done. Extremely well you people have done. यही आ रहा है उत्तर। अब नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में क्या प्रावधान थे? माय स्टूडेंट्स, बी क्लियर। नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रावधान थे? क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। 1, मौलिक अधिकार। दूसरा, पृथक निर्वाचन। तीसरा, भारतीयों के द्वारा निर्वाचित वायसराय। और चौथा, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार।
माय स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी चैलेंजिंग है, अगर इसको तुम लोगों ने कर दिया तो रियली आई विल बी हैप्पियर देन व्हाट आई एम। और मिस्टर अंकुर क्या आ रहा है? आ रहा है मौलिक अधिकार एक पृथक निर्वाचन गलत, भारतीयों के द्वारा निर्वाचित वायसराय गलत, और सार्वजनिक में शपथ का सही। रियली रियली माय स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, आई एम सो हैप्पी, कह नहीं सकता। अब मुझे लगता है कि आप लोग को कोई रोक नहीं सकता सफलता से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर देते हो, ये रियली मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत खुशी की बात है मुझे। चलिए अब एसर्शन और रीजनिंग। साइमन कमीशन में 7 सदस्य लिए गए थे। एसर्शन, रीजनिंग। यह कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों से लिया गया था जहां कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अब माय स्टूडेंट बी फास्ट। ए में है दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी में है दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। 4 चॉइस आपको दिए गए हैं। अब जरा देखिए, बी फास्ट माय स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली वेल। क्योंकि आप जानते हो कि 2-2 मेंबर्स हैं वहां, आप लोगों को पता है, आप लोग स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि डॉक्टर सकलतवाला और एसपी सिन्हा, ये 2 कम से कम इंडियन मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे। अब 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए एक कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का संकल्प पारित किया। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। 3, इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। अब मैं स्टूडेंट आपको इसमें सॉल्व करना है और यही लास्ट क्वेश्चन है। 4 के ज़्यादा आपने करेक्ट किए हैं, इसको भी करेक्ट करके आप रिकॉर्ड बिल्ड करिए आज। माय स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में आंसर ए होगा। लाहौर अधिवेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए, अभी तक तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया ही नहीं है। अभी जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया कहां है, इसको अस्वीकार करना होगा। अभी तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया ही नहीं। ओके, वेरी गुड। कल वाले में हमारा वेरी स्टडीज नीचे में कहाँ, यही है। अच्छा, तो माय स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम चल रहे थे कल, पहले उस एरिया को कवर कर ले। तो कल हमने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद देखा था और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी में कल हमने भगत सिंह की चर्चा की थी। आपको याद करिए कि राष्ट्र निर्माण के वैकल्पिक, और इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो गई। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी गांधी जी ने उन्हें बचाया क्यों नहीं,
तो यह टॉपिक भी मेरे पास आएगा, और जब यह टॉपिक आएगा तो मैं आराम से वो टॉपिक आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया है कि आपका जो डायग्राम बनता है, उस डायग्राम में एक तो राष्ट्रवाद का बनता है, आप याद करिए, और राष्ट्रवाद की प्रगति, जैसे आप अभी जिस टाइम पीरियड में चल रहे हो उसमें 1920 से 29 तक आप चल रहे हो, 1920 से 29 तक। तो 1920 से 29 तक आप चल रहे हो, ये लास्ट में है। तो राष्ट्रवाद की प्रगति में एक तो आपने देखा मुख्य धारा जो असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन से एक आपने रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम देखा, यहाँ आपने स्वराजिस्ट पार्टी देखी, फिर आपने साइमन कमीशन बहिष्कार देखा, फिर नेहरू रिपोर्ट देखा, और अंत में आपने देखा लाहौर प्रस्ताव, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहता था एक धारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की थी जिसको हमने दिया। अब यहाँ पर किसानों में जागृति, युवा वर्ग में जागृति, इन सब में जागृति है, महिलाओं में जागृति, ये सब राष्ट्रवाद के और से पहलू आएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 1920 के दशक में एक तो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा चल रही है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इसमें एक और भी फैक्टर काम कर रहा है। वो फैक्टर यह है कि 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य एवं आधार एवं सामाजिक आधार, सामाजिक आधार, आधार दोनों में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन। अब ये दोनों में परिवर्तन हुआ, मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था, याद करिए कि अब स्वतंत्रता का अर्थ बदल गया। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, अगर आर्थिक स्वतंत्रता में कोई समस्या हो या सामाजिक स्वतंत्रता में समस्या हो तो आपको मैंने समझाया था। अब इसमें आपको शामिल होने वाले वर्ग में किसान, किसानों में जागृति, यह आपका टॉपिक है। श्रमिक वर्ग में चेतना, ये सब वर्ग शामिल होंगे। किसानों में जागृति आएगी, श्रमिक वर्ग में जागृति आएगी, फिर आप देखते हो महिलाओं में जागृति, फिर आप देखते हो दलित वर्ग में। तो ग्रेजुअली आप इन सभी वर्गों में जागृति देखोगे, और जितना जितना मैंने दिया है बस उतना तुम याद रखना। किसानों की जागृति में मैंने आपको बताया है कि यही समय है कि किसानों की प्रांतीय सभा का गठन हो रहा है, यानी यूपी किसान सभा, बिहार किसान सभा, इन सब सभाओं का गठन हो रहा है प्रांतीय स्तर पर। और इसी क्रम में कुछ एक मूवमेंट चले हैं जिसमें आप चाहो तो उसको पॉइंट में कर लो, और पॉइंट में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा करना। आप एक अवधि में एक पॉइंट, आप एक आंदोलन को बेदखली रोको आंदोलन करो, और ये बेदखली रोको आंदोलन कहाँ हुआ है तो अवध क्षेत्र में हुआ है। और बेदखली रोको आंदोलन जो अवध क्षेत्र में हुआ है किसान सभा का, इसमें 1920-21 में हुआ है। दूसरा आप देख तो उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत में मदारी पासी के नेतृत्व में आप एक का आंदोलन देखते हो, तो दूसरा पॉइंट कर लो। आप इसमें जो आपको दिया हुआ है, ये तो मैंने इसलिए पीडीएफ में दिया है कि अब आपके पास स्कोप है कि आप इस पीडीएफ को देख के जो नोट्स बनाओ तो साइड में पॉइंट कर लो, माने एक मेन आइडिया को रहने दो और साथ में पॉइंट कर लो। तो दो मूवमेंट आपका उदाहरण हो गया।
और इसके बाद तीसरा मूवमेंट आपका उदाहरण हो जाएगा कि बारदोली सत्याग्रह, जो 1928 में होगा, जो बारदोली तहसील में, चूंकि कांग्रेस, देखो अब ये जो अवध किसान सभा, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बेदखली रोको आंदोलन को सिंपैथाइज किया, कांग्रेस उससे अलग रही, एका आंदोलन से कांग्रेस अलग रही, क्योंकि ये सभी जमींदारी क्षेत्र है। लेकिन बारदोली सत्याग्रह में कांग्रेस कूद पड़ी और वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि यह जो मूवमेंट है, यह मूवमेंट रेतवाड़ी क्षेत्र में है। जैसे केरा जिले के बारदोली तहसील और रेतवाड़ी क्षेत्र में जो कर्ज, जो राजस्व जाना है, वो सरकार को जाना है, वो जमींदार को नहीं जाना है। वहां पर विभाजन होने की और विवाद होने की संभावना कम रहती है। एक आप ये दे दोगे। दूसरा देखो श्रमिक आंदोलन। तो श्रमिक आंदोलन में आप देखते हो कि इस काल में इतना ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा आप अगर चाहोगे कि हम कंटेंट को ले लें, मैंने क्या कहा, प्रीलिम्स में तो आपके लिए है कि मैंने जो बुक छापी है प्रीलिम्स की, उसको अलग रख लो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कभी भी फैक्ट्स को अगर ज्यादा बढ़ाओगे मेंस में, तो परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन का उत्तर लिखने में दिक्कत आ जाएगी तुमको। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग बिल्कुल प्रैग्मेटिक बनो। जब हमारे स्टूडेंट हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो मेरे स्टूडेंट के बाद तुमको फिर भ्रम में नहीं रहना है, बिल्कुल से यू आर सपोज टू बी वेरी प्रैग्मेटिक। तो यहाँ पर श्रमिक आंदोलन में सूचना मिलती है कि 1920 के दशक में अखिल भारतीय, क्योंकि श्रमिकों में अब धीरे धीरे जागृति आ रही है, असहयोग आंदोलन में भी श्रमिक हिस्सा लेंगे, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता हुई और इसकी अध्यक्षता की बाल गंगाधर तिलक ने। आपको सूचना मिलती है कि लाला लाजपत राय ने इसकी जो अध्यक्षता की, उन्होंने किसने की, तो इसमें आपको सूचना मिलती है कि अब श्रमिकों में विरोध की चेतना जरूर असहयोग आंदोलन में ऑरिएंटेड का स्तंभ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। तो लाला लाजपत राय ने उसकी अध्यक्षता की और 1920 के दशक में श्रमिकों को संगठित करने में स्तंभवादी नेताओं की भी अहम भूमिका रही, क्योंकि उसी समय गिरनी कामगार यूनियन जैसी संगठन का निर्माण हुआ। और लाला लाजपत राय के कैरियर में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए हैं। पहले लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे, उन्होंने सेफ्टी वॉल से ध्यान दिया था, आपको याद है। फिर बाद में वो चले आए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़ गए, और आगे चलकर वो हो जाएंगे हिंदू पुनरुत्थानवादी नेता हो जाएंगे। तो बाद में वो हिंदू महासभा से जुड़ जाएंगे लाला लाजपत राय। कौन सा? हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट कैप्सूल नाम है बुक का, जो मैंने बुक मेरे द्वारा जो लिखा कंपाइल किया गया है। तो उसमें हमने कोशिश किया कि इतना फैक्ट्स हो जाए जो बच्चों को प्रीलिम्स के लिए, जो भी अवेलेबल मार्केट में भी बुक होगा उससे बेहतर आपको होगा। तो आप प्रीलिम्स के लिए उस बुक को यूज़ करिए, और मेंस के लिए मैं जितना आपको स्टडी मटेरियल दे देता हूँ PDF फॉर्म में, वो है, और प्लस मैंने अलग से आपको दिया, उससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप कोशिश करो NCERT पुस्तक पढ़ने का, और कुछ मैंने अलग से आपको बुक सूची भी दे दी है, लेकिन बुक सूची ज़्यादा नहीं, फिर आपको मेंस में कुछ जो मैटर कंपाइल करके बाद में आपको यहाँ के रिसर्च सेंटर से मिलेगा, उसको आप यूज कर लेना। फिलहाल PDF फॉर्म में इतना दे रहा हूँ, जिसको डाइजेस्ट कर लोगे तो मस्त रहोगे, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर लिख पाओगे। PDF फॉर्म में मैं सफिशिएंट क्वांटिटी दे ही रहा हूँ तुम्हें। इसलिए मैं PDF फॉर्म को कभी बुलेट पॉइंट नहीं करता ना, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि तुम लोग पढ़ो तो सीधा समझ में आ, मुझे लगता है कि समझ में आता होगा। तो इस तरह से तुम देखते हो कि ट्रेड यूनियन में भी तेजी आई। फिर यही समय है जब महिलाओं में जागृति आई। महिलाओं में जागृति का मतलब हुआ तो 1920 के दशक में महिलाओं में भी जागृति आ रही थी। आयरिश महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट, और एक और महिला थी मार्गरेट कंजिस, के द्वारा कई महिला संगठनों की स्थापना की गई। इंटरनेशनल वीमेंस एसोसिएशन के भाग के रूप में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। 2-3 महिला से संबंधित संस्था है, उसका नाम याद रख लेना। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। इंटरनेशनल वीमेंस एसोसिएशन के भाग के रूप में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। श्रीमती एनी बेसेंट तथा सरोजनी नायडू जैसी महिला नेताओं ने महिला मताधिकार के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। इनके प्रयास से, जैसे महिला मताधिकार के मुद्दे को श्रीमती एनी बेसेंट ने और डॉक्टर सरोजनी नायडू ने उठाया। डॉक्टर सरोजनी नायडू तो महिला मताधिकार का मुद्दा लेकर लंदन गई, वहां जाकर भी उन्होंने
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो समिति है उससे वार्ता की, और फिर अंत में तुम देखते हो कि 1921 में और 1930 में प्रांतीय चुनाव में महिलाओं को मताधिकार मिला। आगे 1935 में फिर तुम देखोगे केंद्रीय विधानमंडल में, अभी प्रांतीय विधानमंडल में महिलाओं का मताधिकार मिला, फिर आगे केंद्रीय विधानमंडल में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ तथा इसने महिला शिक्षा से लेकर महिला मताधिकार तक कई मुद्दों को उठाया। फिर स्वयं गांधी जी आंदोलन ने भी महिला जागृति में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। जैसे देखो, गांधी जी के आंदोलन में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी क्यों रही, मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करने के लिए दूंगा, पहले आप फ्रीडम मूवमेंट के लास्ट में देखो। गांधी जी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी इसलिए रही कि गांधी जी एक तो सत्याग्रह और अहिंसा की बात करते थे, तो सत्याग्रह और अहिंसा की उनकी जो रणनीति थी वो महिलाओं की भागीदारी के अनुकूल थी, क्योंकि उसमें महिलाओं पर जोखिम कम था, खतरा कम था। तो उनके जो घर के पुरुष होते थे वे महिलाओं को अनुमति देते थे, नंबर एक। नंबर दो कि महात्मा गांधी ने एक और भी सावधानी बरती, उन्होंने महिलाओं के समक्ष मतलब एक पुरुष प्रधान समाज का आदर्श रखा। मतलब महिलाओं के रेडिकल सुधार की बात नहीं की, उनके पारिवारिक और सामाजिक अधिकारों की मांग नहीं उठाई। उन्होंने महिलाओं के सामने आदर्श रखा कि आप सीता हो, आप सावित्री हो, आप दमयंती हो। तो महिलाओं के बारे में उन्होंने जो विचार रखे उससे पुरुष प्रधान समाज आश्वस्त हो गया कि गांधी जी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उनके पुरुष प्रधानता पर चोट नहीं पहुंचाएगी और कहीं भी उनके अधिकारों को बट्टा नहीं लगेगा। इसलिए पुरुष प्रधान समाज आश्वस्त था गांधी जी के इस आश्वासन से। तो इसीलिए आप देखोगे कि गांधी जी के आंदोलन में इतनी ज्यादा भागीदारी रही। फिर आप देखोगे निम्न जाति आंदोलन में मैंने आपको बताया है कि देखो, अब जब आप सामाजिक स्वतंत्रता की बात करोगे तो आप निम्न जाति आंदोलन से परे हटकर सामाजिक स्वतंत्रता की बात नहीं सोच सकते, क्योंकि देखो एक ऐसा भी वर्ग था जो वर्ग को एक सोशियली ऑस्ट्रासाइज्ड किया गया था, जिसको अछूत का स्टेटस तक मिल गया था। वैसी स्थिति में जब आप आज़ादी की बात करोगे तो जब तक जाति विभाजन और जब तक निम्न जाति की दशा नहीं सुधरेगी, छुआछूत का अंत नहीं होगा, तो निम्न जाति की दशा सुधारे और छुआछूत का अंत किए बिना इज इट पॉसिबल कि अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके? नहीं ना। इसलिए आप देखो कि स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके, अगर स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है तो समाज के जो सबसे निचले पायदान पर है, जो अछूत है, उसका सशक्तिकरण आवश्यक होगा। तो गांधी जी ने तो इसलिए तुम देखोगे डॉक्टर उस समय बहुत सारे निम्न जाति के नेता सामने आए, जैसे मैंने पीछे भी चर्चा की है, ईवी रामस्वामी पेरियार नायकर जो मद्रास से थे, जो बाद में द्रविड़ आंदोलन के जनक बने। उन्होंने कुड्डी अड़सू नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया और आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, बल्कि मनुस्मृति जलाकर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में हिंदू धर्म से संबंध तोड़ा। इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जबरन मंदिर प्रवेश कार्यक्रम चलाया और मनुस्मृति को भी जलाकर उन्होंने भी अपना विरोध प्रदर्शित किया। तो मतलब ये जितने नेता थे निम्न जाति के नेता, उन्होंने उधर तुम देखोगे त्रावणकोर में स्थिति होगी कि त्रावणकोर में और उधर नारायण गुरु थे, तो उनके द्वारा जो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम जैसा संगठन बना था, वह निम्न जाति के सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ रहा था। तो मतलब इस तरह से निम्न जाति के सामाजिक अधिकारों के लिए भी जो लड़ाई की जा रही थी। मैंने एक दो बुद्धिजीवी से एक बात सुनी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल्यांकन करते हुए भारत के एक बड़े ही रिप्यूटेड बुद्धिजीवी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ही नहीं दिया। उन्होंने तो जो भी काम किया वो दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। उन महानुभाव से यह पूछा जाए कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब केवल ब्रिटिश से आजादी का स्वतंत्रता है, तब तो स्वतंत्रता अधूरी है। स्वतंत्रता का मतलब है जब तक आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही कहना था कि ब्रिटिश से तो हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन आप अगर इनकी आजादी की गारंटी नहीं देंगे तो ये तो गुलाम रहेंगे ना।
तो आधी आजादी आधी गुलामी तो नहीं चलेगी। तो आजादी तो सबको चाहिए। तो जब तक आप इनका सशक्तिकरण नहीं कर देते हैं, जब तक इनको एश्योरेंस नहीं मिलेगा, जब तक इनके लिए कोई पुख्ता काम नहीं होगा, तब तक आजादी कैसे होगी? तो केवल मुट्ठी भर सवर्णों की आजादी बनकर रह जाएगी, मुट्ठी भर धनी लोगों की आजादी बनकर रह जाएगी। बल्कि मैं आपको बताऊं, वो जब भारत की आजादी मिल गई और भारत का संविधान, उस समय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि वन मैन वन वोट को तो हम लोगों ने लागू कर लिया, लेकिन वन मैन और वन वोट और वन वैल्यू को कब लागू करेंगे? तो उनके लिए आजादी का बड़ा ही व्यापक अर्थ था। बिना सामाजिक स्वतंत्रता के हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं सोच सकते। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दृष्टिकोण था वो अलग था। अब ये उन्होंने महानों को सुझाव दिया कि गंदगी की सफाई ना करे और मरे हुए पशुओं को ढोना बंद करे। उन्होंने ब्रिटिश के समक्ष दलित वर्ग के उत्थान की बात की और उन्होंने ब्रिटिश के समक्ष दलित वर्ग के उत्थान की बात उठाई। थर्ड, उन्होंने साइमन कमीशन एवं गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों के मौलिक अधिकारों पृथक निर्वाचन की मांग रखी। उन्होंने दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी किनके सामने? तो साइमन कमीशन के सामने। हम उसकी चर्चा करेंगे। और वे विधानमंडल में दलितों के शोषण और लोगों को ध्यान आकर्षित करते रहे। आगे संविधान सभा में उन्होंने दलित वर्ग के हितों को संरक्षित कर दिया। मैं आपको बताऊं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन 1920 के दशक पर पूछे गए। कुछ तो मैं दिखाऊंगा भी। जैसे अभ्यास प्रश्न के लिए आपका है कि 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया। ये क्वेश्चन मैं 1930 करवा लूंगा, उसके बाद तुमको होमवर्क दूंगा। अभी ये दोनों क्वेश्चन को छोड़ देना। गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ किया। तो पहले मैं आप लोगों से ये दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको पीछे का एक क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, तब संप्रदायवाद की प्रगति पर ले जाऊंगा। देखिए, अब देखो, भारतीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये तो आपके लिए बड़ा स्पष्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको मतलब ये तो हमने कर दिया है। असहयोग आंदोलन का सबल पक्ष भी आपको दिखाना है और निर्बल पक्ष, और पीछे का 2 क्वेश्चन हमने कर दिया है। ये क्वेश्चन ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 250 शब्द का 2017 का क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से, पिछली शताब्दी के तीसरे दशक पूछ रहा है। और पिछली शताब्दी के तीसरे दशक का मतलब वो सीधा कहता 1920, ऐसा नहीं कर रहा है। पिछली शताब्दी का तीसरा दशक, तो पिछली शताब्दी मतलब 1900, तीसरा दशक मतलब 1901 से 10 पहला दशक, 1911 से 20 दूसरा दशक, और 1920 से 1930 के बीच तीसरा दशक। तो इसका मतलब 1920 के दशक में पूछ रहा है कि पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि मतलब उद्देश्य के साथ संबद्ध हो गए नए उद्देश्यों को उजागर कीजिए। 250 शब्द। देखिए इसको मैंने कैसे शुरू किया है। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1920 का दशक एक रचनात्मक चरण के रूप में आया, जिसके द्वारा नए उद्देश्य और कार्यक्रम पेश किए गए। उन्होंने आंदोलन को एक नया आयाम दिया। यह आपका इंट्रोडक्शन है। पहले स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता था, लेकिन इस चरण के दौरान इसमें आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी जुड़ गया। नए उद्देश्यों ने आंदोलन को की संपूर्ण रणनीति को प्रभावित किया। आर्थिक स्वतंत्रता का उद्देश्य 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे एक दूसरे के करीब आ गए। फिर इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय समाज के आंतरिक अंतर्विरोधों को भी दूर किया जाना चाहिए। यह अंतर्विरोध उद्योगपतियों और श्रमिकों, जमींदारों और किसानों के बीच मौजूद था। इस दौरान वामपंथी दल किसको कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वामपंथी दल कहते हैं समाजवादी को, या जो उग्र परिवर्तनवादी होते हैं जिसको साम्यवादी या कम्युनिस्ट कहते हो। एक्चुअली ये वामपंथ शब्द कहाँ से आया है मैं आपको आगे बताऊंगा। वामपंथ शब्द आया फ्रांस की क्रांति से। जैसे फ्रांस की क्रांति जब हुई, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा,
उसका जो विधानमंडल था, केंद्रीय विधानमंडल, उसको कहते थे नेशनल कन्वेंशन। तो नेशनल कन्वेंशन में कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे और कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो राइट साइड में बैठे हुए थे। तो जो मेंबर लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे वे उग्र परिवर्तन के समर्थक थे और जो मेंबर राइट साइड में बैठे हुए थे वो परिवर्तन विरोधी थे। तो उस समय से जो राइट साइड में बैठे हुए मेंबर थे वो दक्षिणपंथी कहलाए और जो उग्र परिवर्तन को मानने वाले थे, संयोग था, वही वामपंथी कहलाए। तो उसके बाद एक राजनीति में जो उग्र परिवर्तन और उग्र सुधार की बात करने लगे वो वामपंथी कहलाने लगे और जो सुधार और परिवर्तन का विरोध करने लगे वे दक्षिणपंथी कहलाए। 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे एक दूसरे के करीब आ गए। फिर इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय समाज के आंतरिक अंतर्विरोधों को भी दूर किया जाना चाहिए। यह अंतर्विरोध उद्योगपतियों और श्रमिकों, जमींदारों और किसानों के बीच मौजूद था। इस दौरान वामपंथी दल अर्थात कम्युनिस्ट और समाजवादी दल काफी सक्रिय हो गए और फिर किसानों और श्रमिकों को लामबंद का मतलब हुआ मोबिलाइज करना, मतलब उनको जुटाना, लामबंद करना जारी रखा। इसके अलावा ट्रेड यूनियन आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। फिर उसी दौरान सुभाष और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं के अंदर कांग्रेस के आंतरिक परिवर्तन किया गया। कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन में इसने कुछ समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया। जातीय आंदोलन के साथ साथ महिला अधिकारों का आंदोलन ने राष्ट्रीय सामाजिक समता का उद्देश्य, राष्ट्रीय आंदोलन के में सामाजिक आयाम जोड़े। 1920 के दशक के बाद से महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में रामास्वामी पेरियार नायकर जैसे नेताओं ने निचली जाति के लोगों के मुद्दे को राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची में लाया और यहाँ तक कि गांधी ने भी इसे स्वीकार किया। उसी तरह महिला नेताओं में श्रीमती एनी बेसेंट और डॉक्टर सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाया। इस प्रकार 1920 के दशक के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति और अधिक समावेशी का मतलब कि अधिक से अधिक लोग शामिल हुए। देखो ये क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में, मतलब पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में का मतलब है 1920 के दशक। तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि, भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि, मतलब स्वप्न दृष्टि का मतलब उद्देश्य, मतलब एक सपना के साथ संबद्ध हो गए नए उद्देश्यों को उजागर कीजिए। तो इसको बच्चे समझ ही नहीं पाते। अब भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि में नए उद्देश्य की बात होगी तो इसका मतलब है कि भारतीय स्वतंत्रता में पहले एक ही उद्देश्य था, राजनीतिक उद्देश्य। अब उसके साथ नए उद्देश्य जुड़ गए, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। तो आर्थिक उद्देश्य में हमने आपको ट्रेड यूनियन और किसान मूवमेंट के बारे में, किसानों और श्रमिकों की भागीदारी बताई, और सामाजिक उद्देश्य में हमने वहां पर उदाहरण में दिया हुआ है निम्न जाति और महिलाओं के अधिकारों की बात। तो यही क्वेश्चन आपका आंसर हो। तो यही क्वेश्चन को बारीकी से समझना पड़ता है और ये क्वेश्चन आपका पूछा था 2017 में। मिस्टर अंकुर जरा पूछिए इनसे, मेरे स्टूडेंट से कि ये लोग ओके हैं, तब मैं फिर आगे बढ़ूं। देखो हालांकि देखो वामपंथी तुमको समझने का मौका मिलेगा जो 1930 के दशक वाला जो मैटर तुम लोगों को मैंने भेजा है, और जब 1930 से 39 पढ़ाऊंगा तो समाजवाद और वामपंथ एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, तो उसमें विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि तुम लोगों की जिज्ञासा होनी चाहिए और तुम लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए मुझे अभी आवश्यक बातें बता देनी चाहिए। देखिए एक्चुअली फ्रांस की क्रांति में से ये शब्द निकले हैं। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, जब फ्रांस की क्रांति घटित हुई तो उसका एक केंद्रीय विधानमंडल था। तो केंद्रीय विधानमंडल में कुछ मेंबर्स थे जो विधानमंडल के दाएं भाग में बैठते थे और कुछ मेंबर्स थे जो बाएं भाग में बैठते थे। तो जो मेंबर दाएं भाग में बैठते थे, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना था उनको,
जो मेंबर दाएं भाग में बैठते थे वो राजा के पक्षधर थे, परिवर्तन विरोधी थे, और जो मेंबर बाएं में बैठते थे वो थे जैकोबियंस और जिरोंदिस्ट, जो उग्र सुधार और परिवर्तन की बात करते थे। तो यह बात तो हुई फ्रांस की क्रांति में के बाद विधानमंडल में। लेकिन मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के विधानमंडल में जो बात हुई बाएं भाग में देखो, अब मैं जैसे स्पीकर का सीट है तो मैं जहां बैठा हुआ हूं वहां बैठे हुए, तो अब स्पीकर है, दाएं भाग में जो मेंबर बैठा है वो राजा का पक्षधर है, वो परिवर्तन का विरोधी है। जो बाएं भाग में बैठा हुआ है वो उग्र परिवर्तनवादी है, उग्र परिवर्तन, उग्र सुधार और परिवर्तन की बात कर, बाएं भाग वाला। उसके बाद जो उग्र सुधार और परिवर्तन की जो बात करने वाला था उसको कहा गया वामपंथी, और जो परिवर्तन विरोध की बात करता था उसको कहा गया दक्षिणपंथी। उस समय से वामपंथ और दक्षिणपंथ ये दोनों शब्द चल निकले, और उग्र और सुधार के परिवर्तन करने वाले को वामपंथी, और जो उग्र और सुधार और परिवर्तन का विरोध करते थे उनको दक्षिणपंथी का नाम दिया। वहीं समय से ये शब्द चल। So my friends, this is a point here. अभी दिक्कत होगी बच्चे, तो एक बात बताओ, आंसर राइटिंग में मैं कैसे हेल्प करूं? एक काम करूंगा, तुम लोगों को आगे एक क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा और उसके बाद दूसरे दिन आकर आंसर कर दूंगा खुद, तो हो जाएगा। पूछो अंकुर। एक क्वेश्चन उसको दे दूंगा जिसको घर पर लिखोगे, और उस क्वेश्चन को मैं यहाँ आंसर कर दूंगा, तो हो जाएगा। जैसे देखो, ये क्वेश्चन तुमको आज मैं होमवर्क देता हूं, देखो आज ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। दूसरा वाला, पहला वाला छोड़ देना, दूसरा वाला, ये गांधीवादी प्रावस्था, गांधीवादी प्रावस्था के अंदर काल के दौरान विभिन्न स्वरों में राष्ट्रवाद ने उनको सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। नहीं, लेकिन ये 1930 हो जाता तो फिर ये क्वेश्चन लिख सकते थे। अभी ये क्वेश्चन नहीं दूंगा तुमको, मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। आज मैं होमवर्क देता हूं, तुम लोग इसको कोशिश करना। गांधी गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को ही नहीं, साम्राज्य को ही नहीं नहीं बल्कि पश्चिमी संस्कृति को भी, पश्चिमी संस्कृति को भी चुनौती दी। हो सकता है इसमें भी तुमको दिक्कत हो, तो कहो तो और भी सरल कर दूं। अंकुर जरा पूछिए उनसे, टिप्पणी कीजिए।
ये क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो और कहे तो मैं कोई सरल क्वेश्चन दे दूं। अब तुम लोग को एक क्वेश्चन में दे दिया करूंगा और मैं फिर डिस्कस कर लिया करूंगा। एक क्वेश्चन दे दूंगा और फिर डिस्कस कर लूंगा, तो धीरे धीरे राइटिंग सीखोगे। बच्चे, राइटिंग सीखना थोड़ा टेक्निकल है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पचाने के बाद धीरे धीरे राइटिंग सीख जाओगे। हैव पेशेंस। तो अगर तुम लोग कहो तो मैं थोड़ा सा इसको और भी एक दूसरा इससे भी इजी क्वेश्चन दे दूं। अंकुर पूछो, पूछो उनसे। बच्चे तुम लोग अपना अपना रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि अंकुर इज जस्ट वर्किंग एज ए ब्रिज बिटवीन अस। और मैं तुम लोगों को विजुअलाइज कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि तुम लोगों से हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट जुड़ा रहे। ये क्वेश्चन चलेगा कि और इससे भी सिंपल कुछ डालूं? ट्राई तो ट्राई करो इसको। फिर मैं इसको जो आऊंगा मंडे को, तो मैं मंडे इसका जवाब दे दूंगा। क्या? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? उनको मैं भूल गया हूँ उसको। अच्छा, राष्ट्रीय विपत्ति मानते ये क्वेश्चन ना? हाँ, ये क्वेश्चन राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं। इस क्वेश्चन को तुम आराम से कैसे कर सकते हो? तो अंकुर, फिर प्रॉब्लम आएगी कि मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, और बोर्ड पर लिखने से इन लोगों को काम चलेगा या ओरली कह देने से काम चलेगा? पूछ लो, बोर्ड पर लिख दूं या ओरली समझा दूं? प्लीज माय स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्ड। ओरली अगर समझना चाहते हो तो देखो क्वेश्चन कैसे शुरू करते। जैसे आपसे, क्या गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने की घटना को आप राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं? अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। तो आप सीधा ऐसा भी शुरू कर सकते हो कि माने ऐसा, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के मध्य एक वर्ष में स्वराज का नारा देकर युवाओं की आकांक्षा को बढ़ा दिया था। अतः उनके द्वारा चौरी चौरा की घटना के बाद
आंदोलन को वापस लिए जाने से युवाओं में तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय विपत्ति का नाम दिया। राष्ट्रीय विपत्ति का नाम दिया। अब अंकुर जरा पूछिए उन लोगों से कि अब हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया, स्टार्टिंग हो गई, अब आगे हमें जो लिखना है तो उन लोगों का क्वेश्चन लिखने में उन लोगों ने क्या ध्यान किया है, गांधी जी को बचाना है कि फंसाना है? अंकुर पूछिए उन लोगों को कि गांधी जी को इस क्वेश्चन में बचाना है कि फंसाना है? कि गांधी जी ने लिया वापस, निराशा हुई, यहां तक तो हमने दे दिया, उसको सुभाष ने राष्ट्रीय विपत्ति कहा, तो क्या हमें राष्ट्रीय विपत्ति मान लेना चाहिए या इनकार करना चाहिए? बचाना है। अरे मेरा स्टूडेंट लोग काफी स्मार्ट हो गया, तुम लोग बेकार डरते हो कि मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तुम लोग लिख पा रहे हो। अगर तुमने बचाया होगा तो पैराग्राफ चेंज करोगे हम, और पैराग्राफ चेंज करके और तब कोशिश करना जीएस में छोटे छोटे पॉइंट बना के भी लिख दोगे तो चलेगा। लिखा हाँ, परंतु निम्नलिखित कारणों से इसे राष्ट्रीय विपत्ति कहना उचित नहीं लगता। और उचित क्यों नहीं लगता? तो इसको हमने आपको बताया है कि भाई ये राष्ट्रीय विपत्ति कहना उचित क्यों नहीं लगता। उसके बाद फिर पहले हमने एक डॉट यहां पर देना है या एक पॉइंट देना है, जो भी कहना है। इसमें पहले पॉइंट में लिखो कि गांधी जी और जन आंदोलन को अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता, और गांधी जी जन आंदोलन की ऊर्जा को बचाए रखना चाहते थे। पहला पॉइंट तुम यह बना दो कि गांधी जी जनसामान्य के द्वारा की गई हिंसा एक सरकारी हिंसा को बढ़ावा दे सकती थी। मतलब जनसामान्य के द्वारा की गई हिंसा सरकारी हिंसा को या संगठित सरकारी हिंसा को बढ़ावा दे सकती थी। दूसरा कि जन आंदोलन को अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता, जन आंदोलन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इसे गांधी जी ने वापस लेने का निर्णय लिया। और तीसरा बिंदु दे दो कि यह गांधी जी की एक बृहद रणनीति का हिस्सा था, जिसे हम कहते हैं संघर्ष तैयारी संघर्ष। गांधी जी यानी संघर्ष करते थे और फिर कुछ समय तो उसको संघर्ष विराम संघर्ष भी कहते हैं। दोनों बात है, संघर्ष विराम संघर्ष। इसको बिपिन चंद्र ने संघर्ष विराम संघर्ष का नाम दिया है। मतलब गांधी जी संघर्ष करते
और संघर्ष करने के बाद कुछ समय तक विराम रख करके फिर उस ऊर्जा को ग्रहण करते, उसे संगठित करते और फिर वो नए प्रकार के संघर्ष की घोषणा करते। इस प्रकार से यह इनके संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का भी हिस्सा था। अतः हमें गांधी जी के द्वारा वापस लिए गए कदम को अनुचित नहीं कह सकते। ऐसा कुछ करके समाप्त कर दो। इसी तरह से लिखा जाता है। अरे क्वेश्चन राइटिंग क्या है? क्वेश्चन राइटिंग एक तरह से मैनिपुलेशन ऑफ आंसर है। जितना बढ़िया आप मैनिपुलेट कर पाओगे उतना ही बढ़िया आप राइटर हो पाओगे। धीरे धीरे हिम्मत रखिए। आप जैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन कितना बढ़िया कर रहे हो, आप मेंस का क्वेश्चन भी कर लोगे। आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हम आपको सिखाएंगे, प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन देंगे और आपसे आंसर करवाएंगे। चलिए अब वो हमारा डायग्राम पूरा नहीं हुआ है। मैं डायग्राम को एक बार आपको लौटता हूं तो फिर आपको पता चलेगा। देखिए यही डायग्राम आप कर रहे थे। अभी तो आपने राष्ट्रवाद की प्रगति तो यहां तक कर लिया आपने, राष्ट्रवाद का स्वरूप भी बदल गया। अब राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं रह गया, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी हो गया। ये सारी बातें तो हो चुकी, लेकिन संप्रदायवाद की प्रगति यह बात नहीं हुई। जैसे 1920 के दशक में कांग्रेस से जिन्ना का अलगाव, तो यहां पर आपको लास्ट में सबसे दिया गया है संप्रदायवाद की प्रगति। संप्रदायवाद की प्रगति अब यहां पर देखिए 1920 के दशक में गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन का युग आरंभ हुआ। अब देखो जिन्ना को अलगाव क्यों हुआ? तो जिन्ना बेसिकली संविधानवादी नेता थे। जिन्ना ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं में थे। और गांधी जी ने जब जन आंदोलन के युग की शुरुआत की, तो जन आंदोलन के युग का मतलब है गांधी जी लाठी टेकते हुए जन सामान्य के बीच जाने लगे। तो जिन्ना तो समझते थे कि भाई मैं इस जन आंदोलन की राजनीति में तो टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जन नेता थे नहीं, उनको जन सामान्य से परहेज था। वो एलिट क्लास अपने को आपको कुलीन समझते थे और ड्राइंग रूम में बैठकर और शाम में स्कॉच विस्की और सिगार पीकर अपना समय गुजारते थे। उनके लिए तो जन आंदोलन बहुत कठिन था। तो जब जन आंदोलन का युग शुरू हुआ तो जितने भी संविधानवादी नेता थे वो सबके कद छोटे हो गए। चाहे वो मोतीलाल नेहरू हों, चाहे आप कह सकते हो जिन्ना हों, मदन मोहन मालवीय हों, तो सबके कद छोटे हो गए। लेकिन जो हिंदू नेता थे उनके पास तो कोई विकल्प नहीं था। उनका कद छोटा हुआ तो भी उनको रहना था। लेकिन जिन्ना के पास तो विकल्प था, और उसके पास विकल्प था संप्रदाय का पत्ता। कि भाई हम संप्रदायवाद का पत्ता खेल सकते, संप्रदायवाद का कार्ड खेल सकते। तो जिन्ना के पास एक संप्रदायवाद का कार्ड था, तो जिन्ना ने उसी कार्ड को खेलना शुरू कर दिया। एक तरह से गांधी जी ने जब जन आंदोलन के युग को आरंभ किया तो फिर जिन्ना में अलगाववाद की भावना आई। दूसरा कि अब तक जिन्ना उदार संप्रदायवादी बने रहे थे, लेकिन 1928 के साइमन कमीशन ने एक बदलाव ला दिया। आपको याद है जो मैंने कल आपको बताया था कि 1928 के साइमन कमीशन ने 1928 में साइमन कमीशन ने पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर संयुक्त निर्वाचन को स्थापित किया था। अब चूंकि साइमन कमीशन ने संयुक्त निर्वाचन को स्थापित कर दिया, तो उस समय मुस्लिम लीग दो गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ शफी खान का गुट था, तो शफी खान का गुट तो इस मुद्दे पर कुछ भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं था। वो तो बिल्कुल से वो गुट नाराज था। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना का गुट था वह वार्ता करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी अपनी कुछ शर्तें थी। उसकी शर्त यह थी कि ऐसा है कि हम इसमें वार्ता में शामिल हो सकते, लेकिन हमारी 3 शर्तें पूरी की जाए, जो कल हमने आपको बताया। जो केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए, मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर मताधिकार मिले और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित की जाए। आपको मैंने बताया था कल, इसको समझाया था। तो अब इस पर कलकत्ता में सर्वदलीय बैठक हुई और नेहरू रिपोर्ट इस पर कुछ विचार ही करता। तब तक अखिल भारतीय सिख लीग और हिंदू महासभा
इन दोनों का दबाव पड़ने लगा कि यह कंसेशन नहीं मिलना चाहिए मुस्लिम लीग को। तो फिर वो मजबूर हो गए और इस पर कोई वार्ता हो नहीं सकी। और जिन्ना ने एक भावुक सी अपील की, कि भाई ठीक है, एक भावुक अपील जिन्ना ने की कि भाई अगर आप लोग निगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं, आपस में मिल जाएं तो कितना बढ़िया होगा। लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो जिन्ना सफ़ी खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे और जिन्ना फिर से 29 मार्च जिन्ना के द्वारा मार्च 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र लाया गया। और दिल्ली घोषणा पत्र में जिन्ना ने 14 सूत्री सांप्रदायिक मांगे रख दी और वही 14 सूत्री सांप्रदायिक मांगे मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति का आधार बना। तो माय स्टूडेंट्स, हम लोग 1929 में पहुंच गए और 1929 में ध्यान रखिए 1920 से 1929 तक का हमारा काल था। एक तरफ 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ तो दूसरी तरफ वही 1929 में जिन्ना के द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र लाया गया। तो राष्ट्रवाद भी प्रगति कर रहा, संप्रदायवाद भी। अब हम खंड 3 में आधुनिक भारत में अब किस पर आ गए पता है? भारतीय राष्ट्रवाद 1929 से 1939, 1930 से 1939 होना चाहिए, तो 1929 से 1930 की विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। अब जैसे पिछले दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में जो बदलाव लाया था, वो किसने बदलाव लाया था पता है? वह बदलाव लाया गया था उस समय 1920 के दशक में, जब जन आंदोलन के युग की शुरुआत हुई थी, जब नए नए वर्ग शामिल हुए थे। 1929 में अब राष्ट्रीय आंदोलन में बदलाव 1929-30 में लाएगा विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। तो अब विश्व आर्थिक मंदी को तुम देखोगे कि विश्व आर्थिक मंदी नए नए वर्गों पर प्रभाव पैदा करेगा और उससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित होगा। इसमें हम राष्ट्रवाद की प्रगति पहले देखना है, फिर संप्रदायवाद की प्रगति। तो देखो, राष्ट्रवाद की प्रगति में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 पहले हम डील करेंगे। फिर हम लोग गांधी इरविन पैक्ट तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डील करेंगे। 1931 में ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा 1932 से 34 में। फिर सांप्रदायिक पंचाट आएगा, पूना पैक्ट 1932 में। गांधी जी का हरिजन उद्धार कार्यक्रम शुरू होगा 1934 से 1939 तक, जैसे आपको 1924 से 1929 तक रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में गए थे। फिर हम 1935 का भारत शासन अधिनियम को डील करेंगे और फिर उसके बाद कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 28 महीने तक कांग्रेस की सरकारें, 28 महीने की उपलब्धियां 1937 से 1939 तक होगी। फिर कांग्रेस की सरकारों का त्यागपत्र होगा 1939 में, कांग्रेस की सरकारों का त्यागपत्र। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद एवं वामपंथ का बढ़ता हुआ प्रभाव होगा। महिलाओं में जागृति आएगी, किसानों में जागृति आएगी, क्योंकि ये एक अलग मुद्दा होगा। क्योंकि जगह की कमी के कारण इसको मैं फिर जब बोर्ड पर बनाऊंगा तो फिर बना दूंगा। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अलग है। लेकिन चूंकि 4 नहीं बन सकता था पीपीटी, इसीलिए इसको यहाँ नीचे डाल दिया गया है। और ये चौथा संप्रदायवाद की प्रगति तो अलग है, जिसमें 1930 के दशक में मुस्लिम जमींदारों को समाजवाद का भय और 1937 में चुनावी परिणामों का संप्रदायवाद पर प्रभाव। माय स्टूडेंट, किसी भी स्थिति में आप इंटीग्रेशन को नहीं टूटने दीजिएगा, इंटीग्रेशन को आपको बनाए रखना है। क्योंकि जब इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप होगा, अब देखो इसका सबसे पहले आप 1929-30 की आर्थिक मंदी और आर्थिक मंदी के प्रभाव पर तुम देखोगे। फिर तुम देखोगे कैसे भारतीय युवा वर्ग में असंतोष बढ़ता जाएगा, किस प्रकार से। फिर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमतगार, इसको देखोगे और सामाजिक भागीदारी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का देखोगे। फिर गांधी इरविन पैक्ट का प्रावधान देखोगे। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट तथा पूना पैक्ट, पूना समझौता। उसके बाद गांधी जी का हरिजन उद्धार कार्यक्रम शुरू होगा, गांधी जी उसी में जाएंगी।
ये एक मॉडल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, उसको देख लेना। और ब्रिटिश के विरुद्ध गांधीवाद सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ, एक क्वेश्चन है, ये हमने कर दिया है, ये आप देख लेना। भारत शासन अधिनियम 1935, कांग्रेस की सरकार के 28 महीने, कांग्रेस की सरकारों का त्याग पत्र, समाजवाद और वामपंथ, कांग्रेस पर समाजवादी विचारधारा युवा नेताओं का प्रभाव, समाजवाद व वामपंथ, सीमाएं, महिलाओं में जागृति, संप्रदायवाद की प्रगति। मैं स्टूडेंट, अब इस मैटर को आज ही मैंने भिजवाया है, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, एक बार पढ़ लेना इसको ठीक से। और इसमें 2 क्लासेस मुझे लगता है लगेंगे, और 2 क्लासेस में हम लोग 1939 में पहुंच जाएंगे। और फिर अगले वीक में ही मैं आपको 1945, 1947, अगले वीक में आपका नेशनल मूवमेंट तक तो हो जाएगा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम लोग को 4-5 क्लास लेना है, तो वो आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज, तो अगर कहोगे आप तो मैं उसको शुरू कर दूं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लो, तो उसके बाद ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आज मैं आपके क्लास को यहीं रोकता हूँ, और मैं फिर मिलता हूँ आपसे मंडे को। तो मंडे को हम लोग जारी रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन राइटिंग जारी रखना, और बिल्कुल बेफिक्र रहना, बिल्कुल चिंता मत कर, तैयारी होती रहेगी। हाँ, तब तक कोई क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना है तो पूछो, मेरे पास टाइम है। बोलो। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? देखो, हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी तो बच्चों, देखो तुम लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्दी कुछ व्यवस्था करता हूँ। मेरा जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसका मैं थोड़ा सा रेट वेट कम करके, तुम लोगों का जो आप लोग खान रिसर्च के बच्चे हो, तो उसी को ध्यान में रख के हमारे मन में भी बेचैनी चल रही है कि तुम लोगों को यहाँ पर सस्ते दर पर उपलब्ध कराया गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है उसका मैं फ़ी इतना रैशनल कर दूँ कि तुम लोग उसको ले सको, क्योंकि ऑप्शनल की तैयारी जीएस से अलग होती है, और ऑप्शनल में ऑनर्स के लेवल की जानकारी चाहिए होती है। उसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए अफोर्डेबल कोर्स हो जाए, ताकि आप लोग उस कोर्स को चाहें तो खरीद सकें। अधिवेशन तो सम्मेलन होता है, और समझौता तो 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है, 4 व्यक्ति, दोनों तो अलग अलग चीज है। राजेश, इसमें तो वो कन्फ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि जो अधिवेशन है, वो अधिवेशन तो एक तरह से कॉन्फ्रेंस होता है जिसको अधिवेशन बोलते हैं, और समझौता का तो मतलब है कि 2-4 लोग साथ साथ बैठता है, आपस में बातचीत होती है, तो उसको समझौता बोलते हैं। तो अधिवेशन और समझौता तो बिल्कुल अलग अलग चीज हुई। जीएस के लिए बिपिन चंद्र आप पढ़ लो, यही बहुत बड़ी बात है। चिंटू, तुम पढ़ पा रहे हो क्या? तुम लोगों को अगर पुस्तक अगर पढ़ना है और टॉपिक पढ़ना है तो उसकी तो सूची बना के मैंने दी ही हुई है, अब क्या कन्फ्यूजन है? लेकिन जो मैंने सूची बना के दी हुई है, क्या उसके साथ जस्टिस कर पाओगी? एक एनसीईआरटी पढ़ने की बात होती है, उसमें तो बच्चे के हाथ पांव फूलने लगते। हमारी बुक कहाँ से है ब्रजेंद्र? ब्रजेंद्र कहाँ से है? अच्छा, ऐसे कैसे अवेलेबल होगा? तो, अंकुर तुमको तो पता होगा, स्टडी से ही मंगा लो। फ्लिपकार्ट, और उस पर दे, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। द स्टडी के साइट पर है। द स्टडी बाय मणिकांत सिंह ऐप का नाम है, द स्टडी बाय मणिकांत सिंह। करंट अफेयर्स की क्लास लगेगी बच्चे, अभी 2 लगा हुआ है ना तुम्हें, हिस्ट्री और पॉलिटी। वो सब धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है, सिस्टम बन रहा है। बहुत जल्दी करंट अफेयर्स का क्लास भी लगेगा, और करंट अफेयर तुमको ढंग से कराया जाएगा।
समाजवाद बताएंगे, तुम चिंता मत करो। किसने क्वेश्चन किया है? चांदनी, एक रुक जाओ, मैं मंडे को आऊंगा तो जैसे आपको पढ़ाऊंगा। और आज जो मैंने 1930 का जो मैटर मैंने भेजा है ना, उसमें समाज और वामपंथ डिटेल में आगे कराना है, मुझे गहराई से कराना है। तो बहुत ढंग से और कॉम्प्रिहेंसिवली चांदनी में समझाऊंगा। अभी एक शब्द में समाजवाद को नहीं समझाया जा सकता, उसमें पूरा डायग्राम बना हुआ है। आप देखना ना, जो आज मैंने मैटर दिया है उसको प्लीज आप लोग खोल कर देखना, उसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने किया हुआ है। और तुम तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, तुम प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व कर रहे हो, मेंस में भी अच्छे जवाब दे रहे हो। मुझे तो तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लग रहे हो। बस केवल पेशेंस रखो, सब कुछ समझ जाओगे। क्लास 12 का बोलो, क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक जो नई वाली उसको पकड़ ले। क्लास 12 के जैसे गांधी पर एक चैप्टर क्लास 12 में है, पार्टीशन ऑफ इंडिया पर चैप्टर है, तो क्लास 12 के एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ना हमेशा उपयोगी और फायदेमंद होता है। ये बताएंगे हम। 1930 पर आने तो मैंने पहले ही तुमको बताया है युवराज, तुमने बेकार क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि भगत सिंह वाले गांधी जी ने बचाया नहीं बचाया, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो गांधी इम्पैक्ट की जहां पर मैं चर्चा करूंगा अगला टॉपिक में, आप देखते हो ना 1930 से 1929 1939 वाला टॉपिक जो आपका आएगा, उसमें ये इस बात की चर्चा होगी। आप तब तक उसके लिए प्रतीक्षा करो। तो मैं स्टूडेंट्स, तो आज मैं यही रुकता हूं। अब मंडे को आपको मिलता हूं। तब तक आप लोग उस मैटर को पढ़ के रखना, पीडीएफ जो मैंने भेजा है। और जो जिन्होंने क्लास 8 की एनसीईआरटी समाप्त कर ली, वो क्लास 12 की एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। अच्छी अच्छी पुस्तक है, तुमको काफ़ी मजा आएगा उसमें। थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, पहले 8वीं कक्षा वाली से डिटेल्स में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। तो ठीक है, मैं स्टूडेंट्स, आई विल सी यू ऑन मंडे। ओके, थैंक